हेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और जिसका नाम है किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो जैसा दिया हुआ है, सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम एक सीधा धारावाही चालक तार बना लेते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा एक सीधा धारावाही चालक तार है। ये एक सीधा धारावाही चालक तार है एक्स वाई, और इसमें मान लेते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है एक्स टू वाई, यानी एक्स से वाई की तरफ करंट बह रहा है। यदि यहां से हम कर्ली नियम के हिसाब से देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ से करंट की डायरेक्शन ऐसे है, अंगूठे को ऐसे करेंगे तो जो बल रेखाओं की दिशा है वो बल रेखाओं की दिशा इस तरफ होगी। अब देखते हैं यहाँ से वो कह रहा है कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब चालक तार के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ यानी चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हमें कोई पॉइंट ले लेते हैं। मान लो एक पॉइंट कंसीडर किया हमने, पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट मान लिया हमने P। इस पॉइंट P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। करना क्या है कि यहाँ से करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो हम देखेंगे कि बल रेखाएं यहाँ से अंदर प्रवेश कर रही है, मतलब इस पॉइंट पर बल रेखाएं जो होंगी वो अंदर की ओर प्रवेश करेंगी। अब इस चालक तार के ऊपर यहाँ पर हम एक छोटे से किसी अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक अल्पांश है, ए बी एक अल्पांश है। इस अल्पांश को इस बिंदु P से हम मिला देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बल रेखा है वो अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, यहाँ पे मिला देते हैं और ये हो गया अल्पांश। अल्पांश से इस बिंदु P की दूरी मान लेते हैं हम कि r दूरी पर ये पॉइंट रखा होगा। यहाँ से अल्पांश से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच में यदि कोण मान लेते हैं कि थीटा कोण बना, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक सीधे लंब खींच देते हैं, यानी सीधे वायर से यहाँ पर एक लंब खींच देते हैं। ये लंब खींच दिया हमने, लंब हो गया हमारा सी। तो यहाँ से ये वाला जो एंगल है वो एंगल होगा हमारा 90 डिग्री का, और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल हो गया हमारा फाई, यानी थीटा फाई और 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमें करना क्या है कि इस पॉइंट पर हमें, जब हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो हम बायो-सेवर्ट के नियम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए सामान्यतः हम ले लेते हैं कि एक अल्पांश जिसकी लंबाई मान लेते हैं, और अल्पांश की लंबाई dl है, और C से लेकर A पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम L मान लेते हैं, और C से P तक की डिस्टेंस यानी x एक्सिस पे है इसलिए इसको हम x मान लेते हैं, x मान लिया। तो ये हो गया हमारा, यानी आपका चित्र कंप्लीट हो गया। इसके आधार पर आपको बहुत ही चलिए ठीक है, तो इससे आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हम बायो-सेवर्ट के नियम का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप बायो-सेवर्ट के नियम जानते हो, बायो-सेवर्ट के नियम के हिसाब से हम जानते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ से जानते हैं, हम के नियम से जानते हैं कि dB यानी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो होती है म्यू नॉट बटे 4 पाई I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। अब यहां से हम देख सकते हैं कि इस अल्पांश के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यानी dB अल्पांश के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से जो जो वैल्यूज हमें पता है वो इसके अंदर रख देंगे, या वैल्यू पता नहीं है तो उनकी वैल्यू हम निकालेंगे। जैसे dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, आई को हम ऐसे रख देंगे, dl की वैल्यू यदि आप निकाल सकते हो तो dl की वैल्यू निकालें, dl की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो देखते हैं यहाँ से dl को हम अभी ऐसे रख देते हैं और साइन बटे r स्क्वायर,
यदि हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो थीटा की वैल्यू फाइंड करें, थीटा की वैल्यू निकालें क्या होगी। यहाँ पे आप देख रहे होगे एक त्रिभुज है हमारे पास ACP। ACP में यदि हम इस ट्रायंगल के अंदर देखें तो आप देखोगे त्रिभुज में तीन कोण है, थीटा, 90 और 5। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से भी यदि हम लिखें तो थीटा प्लस 5 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यदि हमें थीटा की वैल्यू निकालना है तो थीटा बराबर हो जाएगा 180, 90 को इस तरफ ले जाएंगे माइनस 90 और ये हो गया आपका माइनस 5। तो थीटा की वैल्यू निकल के आई 180 माइनस 90 यानी 90 माइनस 5। यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाली। तो हम इस वाले फार्मूले के अंदर थीटा की वैल्यू रखेंगे। थीटा की वैल्यू होगी आपकी 90 माइनस 5। यहाँ से वैल्यू हमने जब रखी तो dp बराबर निकल के आया आपका म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा। आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहां से हमने साइन 90 माइनस 5 था इसलिए हम इसको लिख देंगे कॉस 5, यानी ये वैल्यू हमारी निकल गई। साइन 90 माइनस 5 को हम लिख सकते हैं कॉस 5 बटे आर स्क्वायर। यहां से भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमने थीटा की वैल्यू रखी है। अब हम dl की वैल्यू यदि फाइंड कर सकते हैं, dl के अंदर आया l, तो यहां से यानी l की वैल्यू आपको निकालना हो तो आप इस चित्र के अंदर गौर से देखें, जो त्रिभुज दिख रहा है इसी त्रिभुज में सेम त्रिभुज के अंदर यदि आप देखो तो फाई पे एंगल बन रहा है। तो ये वाली जो लाइन होगी वो तो आधार होगी, ये कर्ण होगी और ये लंब होगी, क्योंकि एंगल का बन रहा है फाई पे एंगल बन रहा है। यदि थीटा पे एंगल बनता तो ये आधार होता और ये लंब होता। ये बहुत बेसिक चीज है और ये हमें जानना जरूरी है। अक्सर बच्चे जो इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर अभी तो हमने इसको लंब माना था, तो एंगल फाई पे बन रहा है इसका मतलब ये आधार है ये और ये लंब होगा। यदि थीटा एंगल होता तो ये आधार होता और ये लंब होता। ये चीज हमें समझना जरूरी है। तो यहां से यदि हम देखें तो देखिए आप tan फाई बराबर, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसके अंदर ये फाई पे एंगल बना तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो आधार हो गया आपका CP और लंब हो गया आपका AC। तो tan बराबर हो गया लंब बटे आधार यानी AC बटे CP। और AC का मान कितना है हमारे पास L, तो हम रख देंगे L बटे CP का मान हो गया हमारा X। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका L बराबर x tan फाई। L का मान निकल के आया हमारा x tan फाई। क्योंकि हमें L का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए DL का मान। यहां से देखिए DL का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे अवकलन का मतलब होता है कि यदि कोई चीज बड़ी हो तो उसके टुकड़े कर दिए जाए। यहां से ये दूरी अधिक दूरी है L, तो हम L दूरी के टुकड़े कर देते हैं। तो टुकड़े करेंगे मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। और अवकलन किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, फाई के सापेक्ष। तो यहाँ फाई के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका dl बटे d फाई बराबर x कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, फिर इसका d बटे d फाई और tan फाई पे हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dl बटे d फाई बराबर x। और tan फाई का जो अवकलन होता है वो होता है sec स्क्वायर फाई, तो हम लिखेंगे इसको sec स्क्वायर फाई। तो यहां से dl की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। dl बराबर tan फाई को d फाई को इस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका x sec स्क्वायर फाई d फाई, यानी dl की वैल्यू निकाल लिया आपने, dl बराबर x sec स्क्वायर फाई d फाई। यहां से हमने dl की वैल्यू भी ज्ञात कर ली। अब हमें r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या cos की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दोनों सेम है। तो यदि r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो r देख लीजिए आप, ये एक वैल्यू निकल के आ गई आपकी dl की वैल्यू। अब ऐसे ही हम इसको cos फाई यदि मान ले तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। फाई एंगल है तो आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया, तो आधार हो गया आपका CP बटे कर्ण हो गया आपका AP। यहां से देखेंगे तो cos फाई बराबर निकल के आया
Cp का मान हो गया आपका x और Ap का मान हो गया आपका r। तो यहां से यदि हम r की वैल्यू निकालें तो r बराबर हो जाएगा आपका x बटे cos फाई, यानी हमने यहां से r की वैल्यू भी निकाल ली, ये r की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली dl की वैल्यू या r की वैल्यू, ये जो वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यू हम इस फार्मूले के अंदर रख देते हैं। तो यहां से यदि हम वैल्यू रखें तो आप देखिए dp बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट बटे 4 पाई, आई को ऐसे रखेंगे, dl की वैल्यू क्या है हमारे पास x sec स्क्वायर फाई d फाई, ये हो जाएगा आपका x sec स्क्वायर फाई और d फाई इनटू cos फाई, बटे में हो जाएगा आपका r स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या है हमारी x बटे cos फाई, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बटे cos स्क्वायर फाई। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर बटे cos स्क्वायर फाई। यहां से हम आगे बढ़े तो अब आप देख लीजिए, यहां से आपको करना क्या है, dp की वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया dp बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई, देखिए यहाँ पे देखो आप एक्स स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर और 1 बटे कॉस स्क्वायर, 1 बटे कॉस स्क्वायर मतलब होता है सेक स्क्वायर के बराबर। तो इसको अभी हम ऐसे लिखते हैं एक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई और कॉस फाई बटे में, या एक्स स्क्वायर और 1 बटे कॉस बराबर होता है सेक, तो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। यहां से यदि आप देखोगे तो dB बराबर निकल के आया आपका म्यू नॉट बटे 4 पाई आई x और x स्क्वायर, तो यहां से एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा, और ये सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा आपका cos फाई और d फाई, यानी dB की वैल्यू निकल के आई आपकी म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे x cos फाई d फाई। यहां से हमने dB निकाला है, dB मतलब किसी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परंतु हमें तो इस पूरे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यदि तार का एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, यदि हम इन दोनों सिरों को इससे मिला दें तो यहाँ का जो एंगल है वो एंगल चेंज हो जाएगा, और इस सिरे से भी मिला दे तो ये एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो अब जो एंगल बना हमारा, एक एंगल बना मान लेते हैं हमारा फाई 1 एंगल बना, और इस तरफ बना हमारा फाई 2 एंगल बना। अब आप जानते हो कि नीचे की तरफ जैसे ऐसे मानते हैं तो ये जो नीचे की तरफ लाइन होती है उस पर जो संख्या रेखा पे भी यदि हम निरूपित करें तो y एक्सिस पे ये माइनस के होते हैं, इसलिए ये वाला एंगल जो फाई 1 एंगल है इसको हम माइनस का मानेंगे, और ऊपर वाला जो एंगल है वो तो पॉजिटिव होता है, इसको प्लस का मानेंगे। यानी पूरे चालक तार के लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो जो एंगल होंगे वो एंगल आपको क्या मानना पड़ेंगे, माइनस फाई 1 से लेके फाई 2 तक। अभी किसके कारण निकाला है हमने, केवल अल्पांश के कारण निकाला है। तो यहां से देखते हैं हम पूरे चालक तार के कारण, पूरे चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक हमने अल्पांश के कारण निकाला था, अब हम निकालेंगे पूरे चालक तार के कारण। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो था अल्पांश के कारण, अब सारे अल्पांशों को यदि हम जोड़ देंगे तो यानी हमने समाकलन कर दिया, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। ऐसे इस तार के ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे अल्पांश है, तो सारे अल्पांशों को हमने जोड़ दिया, और जो जोड़ने की प्रोसेस होती है मतलब समाकलन कर दिया, तो हम यहाँ पे समाकलन कर देंगे। तो समाकलन हो जाएगा आपका dB माइनस फाई 1 से लेके फाई 2 तक, और ये हो जाएगा आपका माइनस फाई 1 से लेके फाई 2 तक, और ये हो गया आपका म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे x cos फाई और d फाई। अच्छा देखिए dB यानी छोटे अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जब इसके अंदर बहुत सारे अल्पांश है तो पूरे अल्पांशों को जोड़ देंगे, मतलब एक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो जो dB है वो dB हो जाएगा आपका B,
बी यानी पूरे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से हम देखें तो जो कांस्टेंट है, मतलब पाई के सापेक्ष कर रहे हैं हम लोग, तो जो कांस्टेंट है सबको बाहर कर लेंगे, तो बचेगा हमारा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे एक्स -φ1 से लेके +φ2 तक, और ये हो जाएगा आपका cos फाई डी फाई। ये हो गया आपका cos फाई का आपको समाकलन करना है, तो cos फाई का समाकलन होता है sin फाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे एक्स, ये हो जाएगा आपका समाकलन करेंगे तो cos फाई का समाकलन हो गया आपका sin फाई, और लिमिट हो गई आपकी -φ1 से लेके +φ2 तक। ये जो वैल्यूज है अब इसके अंदर रख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे एक्स, ये हो जाएगा आपका sin φ2, फिर माइनस लगाते हैं और उसके बाद लोअर लिमिट लगाते हैं माइनस sin φ1, तो ये होगा हो गया b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे एक्स sin -φ1, मतलब चौथे क्वाड्रेंट का, चौथे क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, तो माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं sin φ2 प्लस sin φ1। ये जो है किसी चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए डेरिवेशन, परंतु उसके अंदर कुछ कंडीशन होती है, कंडीशन की हम बात करते हैं। कंडीशन ऐसी होगी कि जिस चालक तार के कारण आप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो, वो यदि अनंत लंबाई का चालक तार, यदि उसकी लंबाई जो है वो बहुत अधिक हो, अब आप नोटिस करो यदि इसकी लंबाई बढ़ेगी, लंबाई ऐसे बढ़ा दी आपने, तो ये वाला जो एंगल है, ये φ1 एंगल, ये एंगल भी बढ़ता जाएगा। इसकी लंबाई और बढ़ाते गए तो φ1 एंगल भी बढ़ता जाएगा। ऐसे ऊपर भी करेंगे तो φ2 एंगल भी बढ़ता जाएगा, यानी जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ती जाएगी तो φ1 और φ2 के मान भी बढ़ते जाएंगे। तो करना क्या है कि यदि बहुत अनंत लंबाई का चालक तार होगा तो ये एंगल जो होगा वो यहाँ पर इस तरीके से होगा, यानी लगभग 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और 90 डिग्री का इस तरफ भी एंगल बन गया और 90 डिग्री का इस तरफ भी एंगल बन गया। मतलब यदि ये अनंत लंबाई का चालक तार है तो φ1 का मान भी 90 डिग्री हो जाएगा और φ1 का मान भी 90 डिग्री हो जाएगा। यदि ऐसा होता है कि ये अनंत लंबाई का चालक तार हो तो फिर सिचुएशन कैसी होगी? यदि अनंत लंबाई का चालक तार, अनंत लंबाई का चालक तार हो तो फिर क्या होगा? b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई और i बटे x। अब जैसे जैसे यदि अनंत लंबाई का चालक तार होगा तो ये φ1 एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा और ऊपर वाला जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे sin 90 प्लस sin 90, तो b का मान निकल के आया म्यू नॉट बटे 4 पाई i बटे x, sin 90 का मान 1 और sin 90 का मान 1, तो 1 और 1 हो गए ये आपके 2, तो b बराबर निकल के आया म्यू नॉट बटे 4 पाई i बटे x इंटू 2। आप चाहो तो 2 से कैंसिल कर दो, तो b बराबर बचा आपका म्यू नॉट 2i, सॉरी म्यू नॉट i बटे 2 पाई x। ये कब की कंडीशन है? जबकि चालक जो है वो अनंत लंबाई का, यदि उसकी लंबाई कम है तो जो भी एंगल होगा उस एंगल से हम तीव्रता निकाल सकते हैं। एक कंडीशन और भी हो सकती है, उस पर भी हम विचार करें। अगली कंडीशन हो सकती है कि जिस पॉइंट P को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, यहाँ पे मानना है, वो पॉइंट तो यहाँ पर भी हो सकता है। यदि वो पॉइंट यहाँ पर होगा तो इमेजिन करें क्या होगा, यदि वो पॉइंट इस जगह पर होगा तो क्या होगा कि जो φ1 एंगल है, क्योंकि φ1 एंगल तो बन ही नहीं रहा है, φ2 एंगल 90 डिग्री का होगा, तो जो φ1 एंगल है उसको हम मान लेंगे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, परंतु φ2 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर जहाँ आपने 90 रखा है तो φ1 की जगह पर 0 डिग्री और sin 0 का मान 0, तो ये केवल कितना हो जाएगा म्यू नॉट i बटे 4 पाई x। यदि वो
पॉइंट जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना वो एक सिरे पर, यदि एक सिरे पर होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का मान, एक 90 डिग्री का मान 0 होगा और एक का 1 होगा, मतलब sin 90 का मान 0 हो जाएगा। या इस सिरे पर हो तो भी ये कंडीशन होगी, यदि इस सिरे पर वो पॉइंट होगा P तो क्या होगा, phi 2 0 हो जाएगा और phi 1 जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आसानी से